हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया है। यूनिट 4 में हमने कल काफ़ी कुछ बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जो डायरेक्टर्स के बारे में बताया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर बताया था, कितने डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, कौन कौन से डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टर की पोजीशन क्या होती है, डायरेक्टर को किस पोजीशन पे ट्रीट किया जाता है, क्या क्या पोजीशन होती है डायरेक्टर की, ठीक है, और क्या क्या उनके ऊपर राइट्स होते हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं, और उनको कौन स्ट्रिक्ट कर सकता है उनके अधिकार। मान लीजिए किसी डायरेक्टर को आप इतनी ज़्यादा पावर दे रहे हैं किसी कंपनी में, तो वो अपने पावर्स का गलत यूज़ करने लगा, तो उनको रोकने के लिए उन चीज़ों से तो कौन सामने आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे एक के बाद एक, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टर की क्या पोजीशन होती है कंपनी में? डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स आर आल्सो एम्पावर्ड टू रिमूव द डायरेक्टर्स। कह रहा है किसी भी कंपनी में जो किसी भी एम्प्लॉयज़ को जो कि किसी हायर पोजीशन पे हैं, जैसे कि डायरेक्टर हो गए, ठीक है। डायरेक्टर में कई सारे डायरेक्टर हैं, मैंने बताया था ना, वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए ही होता है, ठीक है, जो मैनेजमेंट को देखते रहते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं हम, ठीक है। इसी तरह से जितने भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि कलेक्टिव बॉडी जो होती है डायरेक्टर्स की, जो इकट्ठे कई सारे डायरेक्टर जब होते हैं तो उनको बोर्ड कहा जाता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब कोई डिसीजन लेते हैं तो कंपनी के वेलफेयर और शेयर होल्डर्स के वेलफेयर, दोनों के वेलफेयर को सोच करके लेते हैं। जिससे मान लीजिए कंपनी को फ़ायदा हो रहा हो लेकिन शेयर होल्डर्स को लॉस हो रहा हो, या शेयर होल्डर के किसी भी इंटरेस्ट को ठेस पहुंच रहा हो, तो उन चीज़ों को मतलब दूर करने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। इसी तरह से कहा गया है कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर समझे जाते हैं, मालिक समझे जाते हैं। कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। तो अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास क्या होता है? पावर होता है, ठीक है। क्या पावर होता है? वो ही अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, ठीक है, और उनके पास पावर होती है उनको हटाने की, रिमूव करने की, ठीक है। वही पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स के द्वारा। एंड शेयर होल्डर्स आर आल्सो एम्पावर टू रिमूव द डायरेक्टर्स, और शेयर होल्डर्स के पास ये भी पावर है कि वो डायरेक्टर्स को कंपनी से निकाल भी सकते हैं उनकी गलतियों की वजह से, ठीक है। कोई नुकसान हो रहा है उनके किसी डिसीजन से, तो वो किसी पर्सनल डायरेक्टर को मतलब वो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स आर द कंट्रोलर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। सीधी बात कहा जा रहा है कि भाई अब जो एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, कंपनी का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, कंपनी का चेहरा होता है डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है, जो कि एक बिल्डिंग है और उस पर सिर्फ नाम लिख के दे दिया गया, उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया गया उस नाम का कि ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ABC कंपनी लिमिटेड। अब वो लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी है तो मतलब पब्लिक कंपनी हो गई, और पब्लिक कंपनी में इंटरेस्ट किसका जुड़ा होता है? पब्लिक का जुड़ा होता है, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्टर को अगर इतनी ज़्यादा पावर दे दी जा रही है, इतनी ज़्यादा मतलब क्षमता दे दी जा रही है उनको कि भाई आप देखो फुल पावर से काम कीजिए कंपनी में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और साथ ही साथ लोगों का भला भी कर सके, ठीक है, शेयर होल्डर्स का भला भी हो सके, ठीक है, या फिर किसी भी पब्लिक के पर्सनल इंटरेस्ट को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई, इसको कहा गया कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी, क्योंकि पूरा कंट्रोल ऑल ओवर जितना भी कंपनी का कंट्रोल होता है, ठीक है, कंपनी के अफेयर्स पे, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कंपनी कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, कौन सा टेंडर भर रही है, ठीक है, वो सारा मैटर करता है डायरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टर्स ही कंपनी का चेहरा होते हैं, ठीक है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। देखिए फिर कहा गया डायरेक्टर्स पावर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
अब देखो कह रहा है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आप अगर किसी भी पावर का मेंशन कर दिए हैं कि डायरेक्टर सिर्फ इतने लिमिट तक ही जा सकता है। मान लीजिए ये एक बॉर्डर तय कर दी गई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, और ये बॉर्डर है, मतलब ये इमरजेंसी बॉर्डर है, ठीक है, इमरजेंसी में ये यूज़ होगा। मान लीजिए यहाँ पे कहा गया कि डायरेक्टर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यही उनके लिए लक्ष्मण रेखा है, यही उनके लिए क्रॉस बॉर्डर है, इससे आगे वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ कौन तय करेगा? ये तय कर देगा हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कम किया गया है, या फिर सख्त कर दिया गया है कि भाई देखो आप ऐसे डिसीजंस ऐसे यूजुअली नहीं ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए किसी भी मैटर पे, किसी भी टॉपिक पे कोई डिसीजन लेना है डायरेक्टर्स को। अब डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स इकट्ठा हुए, बोर्ड मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने कुछ ऐसा फैसला ले लिया अचानक से और सभी डायरेक्टर्स पे सहमत हो गए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स भी अगर सहमत हो गए हैं तभी वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में पास हो जाएगी। तो बोर्ड मीटिंग में कोई भी ऐसा डिसीजन ना पास हो जिससे कि बाकी के शेयर होल्डर्स को आपत्ति हो, या फिर कंपनी के वेलफेयर में वो चीज़ ना हो, या फिर आगे चल करके वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो जरिया बन जाए, ठीक है। तो उन चीज़ों से निपटने के लिए कंपनीज एक्ट में ये प्रोविज़न बताया गया है कि भाई आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उस रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दीजिए, सख्त कर दीजिए, जिसकी वजह से डायरेक्टर इजीली डिसीजन इतने मतलब फ्लुएंट डिसीजन ना ले सके, ठीक है। हाँ डिसीजन ले, ठीक है, सोच विचार के बाद ले, क्योंकि हर मामले में आप आसानी से अगर डिसीजन ले रहे हो तो हो सकता है कल को आप गलत डिसीजन भी ले लो, ठीक है। इसलिए उनकी पावर को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, सख्त किया गया है। डायरेक्टर्स ओन अ ड्यूटी टू द शेयर होल्डर्स टू एक्सरसाइज केयर, स्किल एंड डिलीजेंस इन डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस। देखो सीधी बात, डायरेक्टर का जो भी एक्ट होगा, डायरेक्टर का जो भी काम होगा, जो भी कृत्य होगा, वो किसके लिए होगा? वो होगा कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डर्स का। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स ही कंपनी के मालिक माने जाते हैं और डायरेक्टर्स माने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उनका प्रतिनिधि माने जाते हैं। और प्रतिनिधित्व वही करता है, ठीक है, जो प्रतिनिधि माना जाता है। और माना कौन जा रहा है? डायरेक्टर माना जा रहा है। डायरेक्टर माना जा रहा है तो फिर डायरेक्टर किसके लिए काम करेगा? भाई देखो कहा गया पूरी केयर स्किल के साथ, पूरा मतलब ख्याल रखें आपके किसी भी तरीके से चूक ना हो जाए कहीं, ठीक है। और अपना जो फंक्शन आपको दिए गए, जो कार्य दिए गए हैं, उनको अच्छे से आप कीजिए, पूरी डिलीजेंस के साथ कीजिए, ठीक है, उनमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। फिर कहा गया शेयर होल्डर्स हैव पावर टू ऑल्टर और अमेंड द आर्टिकल टू रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ट्रांजेक्शन। मान लीजिए कंपनी ने अपने बोर्ड में अपने उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिख रखा है लिमिट, ठीक है, और वो लिमिट हो सकता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए वो सही नहीं है। तो शेयर होल्डर्स को ये पावर दी गई है कि आप लोग शेयर होल्डर्स सारे शेयर होल्डर्स आए और मीटिंग बुलाएं, मीटिंग बुला करके वो क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो बोर्ड है, उनकी पावर जो है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, जिससे कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अभी कहा गया कि भाई देखो पोजीशन तो हमने ये समझ ली, ये पोजीशन थी शेयर होल्डर कंपनी और डायरेक्टर के बीच में, जिसकी डायरेक्टर की पोजीशन को तय करता था, कंपनी और शेयर होल्डर तय करते थे इनकी पोजीशन को, ठीक। अभी क्या है, जो लीगल पोजीशन क्या है, जो हमारा कंपनी लॉ इनको पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन सा पोजीशन है? ये तो देखो, ये पोजीशन जो हमने पढ़ा, पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, ये कंपनीज के अंदर, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो मैटर्स लिखे गए हैं, ठीक है, जो पोजीशन बताई गई है वो है। लेकिन ये पोजीशन कौन से हैं? ये पोजीशन हमारा कंपनी लॉ बताता है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बताता है, ठीक है। क्या बताता है? डायरेक्टर्स एज एजेंट। डायरेक्टर्स एजेंट की तरह काम करते हैं, एजेंट होते हैं कंपनी के। कहा तो यही जा रहा है कि कोई भी डायरेक्टर कंपनी का एजेंट होता है। भाई क्यों एजेंट होता है? क्योंकि कहा गया किसी भी कंपनी में डायरेक्टर को एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए भाई सीधी बात है कि डायरेक्टर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कंपनी के बिहाफ पे क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट्स करता है,
ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाद में मान लीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी नतीजा निकलता है तो उसके लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबल नहीं होता है, उसके लिए लायबल कौन होता है, कंपनी लायबल होती है। कोई भी अगर मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो गलती किसकी मानी जाएगी, गलती कंपनी की मानी जाएगी, ना कि डायरेक्टर की। ठीक है, इसलिए कहा गया डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं। कौन होते हैं, एजेंट होते हैं। ठीक है, फिर कहा गया पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। कहा गया भाई डायरेक्टर पर्सनली भी लायबल होंगे, कंपनी के कामों के लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबल कब हो सकते हैं, भाई जब डायरेक्टर कंपनी में है, ठीक है, और कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे कर रहा है, ओन नेम, कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे कर रहा है। और दूसरी बात, कंपनी के जो लास्ट के वर्ड हैं, ठीक है, कंपनी के जो लास्ट के वर्ड हैं, मान लीजिए अपने नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कंपनी का भी बाद में नाम लिख रहा है, तो लेकिन कंपनी के लास्ट के वर्ड में वो कंपनी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा रहा है, ठीक है, तब भी अगर कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, उसके लिए लायबल कौन होगा, उसके लिए लायबल डायरेक्टर होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। उसके बाद तीसरा कह रहा है डायरेक्टर्स एज ट्रस्टी। डायरेक्टर ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है, ट्रस्टी भी होता है कंपनी का। अब किस तरह से, क्योंकि डायरेक्टर की जो पोजीशन होती है, जो सीट उसको दी जाती है, वो ट्रस्ट पे ही बेस होती है, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स किसी भी डायरेक्टर को उस सीट पे बैठाने के लिए, उस कुर्सी पे, उस चेयर पे बैठाने के लिए, उस ऑफिस में बैठाने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, ट्रस्ट करते हैं उस पर। क्यों, क्योंकि भाई देखो उस पर उनका भरोसा है कि हमारी कंपनी, हमारा पैसा इस मतलब मान लीजिए ये कंपनी जिसकी है, शेयर होल्डर्स की ही कंपनी होगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, तो शेयर होल्डर्स सोचेंगे कि भाई हमारा पैसा लगा इस कंपनी में और इस कंपनी को आगे ले जाने में सबसे बढ़िया काम ये पर्सन कर सकता है, इसको एज अ डायरेक्टर हम अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रीच ऑफ अगर ट्रस्ट होता है, अगर मान लीजिए डायरेक्टर जो जिसको वहाँ पे जिस काम के लिए वहाँ बिठाया गया है, ठीक है, वो अपने कार्यों को परफॉर्म नहीं कर पा रहा ठीक से, जिससे कंपनी क्या हो रही, कंपनी को लॉस हो रहा है, शेयर होल्डर्स का पैसा डूब रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी डायरेक्टर लायबल होगा। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है डायरेक्टर्स एज ऑफिसर। ठीक है, तो सीधी बात कह रहा है कि कोई भी पर्सन होगा, ठीक है, जो डायरेक्टर के डिफिनीशन में आएगा, और कंपनी में एक बार अपॉइंट हो गया डायरेक्टर, ठीक है, तो वो ऑफिसर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि कंपनी में सबसे बड़ी पोजीशन जो होती है, ठीक है, वो डायरेक्टर्स की ही होती है। किसी भी कंपनी को चलाने में या बंद करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसी डायरेक्टर का ही होता है, क्योंकि डायरेक्टर्स जब चाहें अपना हाथ अगर अपनी मेजॉरिटी से वो पीछे हट जाएं तो कंपनी का जो मेन मालिक, जो प्रमोटर है, जिसने कंपनी इस्टेब्लिश की है, और शेयर होल्डर्स हैं, वो सब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इसीलिए पोजीशन बनाई गई है, क्योंकि ये एज अ ऑफिसर ट्रीट किए जाते हैं, चाहे वो कंपनी में एम्प्लॉय हैं या फिर कंपनी में एम्प्लॉय अभी नहीं है, पहले थे लेकिन अब नहीं है, ठीक है, तब भी उनको ऑफिसर ही ट्रीट किया जाएगा। डायरेक्टर्स एज एम्प्लॉयज़, ये देखो अब एक के बाद एक कहानी निकल के आ रही है। डायरेक्टर को भी एम्प्लॉय बना दिया, कर्मचारी बना दिया, अब बिल्कुल बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। देखो कोई भी कंपनी का डायरेक्टर कंपनी में जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में है, कंपनी उसको रेमुनरेशन दे रहा है, उसका पारिश्रमिक दे रहा है, मजदूरी दे रहा है उसको, ठीक है, जो उसका सैलरी है, सैलरी दे रहा है उसको ना हर महीने, एज अ एम्प्लॉय ही तो ट्रीट करेगा। कंपनी की नज़र में तो भाई ये एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें समझ आई। देखो ये 5 पॉइंट इसमें हैं, ठीक है, ये 5 पॉइंट याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत काम आएंगे। डायरेक्टर्स को एजेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टर एजेंट की तरह काम करता है। डायरेक्टर जो होता है वो पर्सनली लायबल भी होता है कभी कभी। डायरेक्टर जो होता है वो ट्रस्टी का भी काम करता है, डायरेक्टर ऑफिसर की तरह भी काम करता है, और डायरेक्टर एम्प्लॉय भी होता है कंपनी का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये लीगल पोजीशन आई एम सॉरी, ये लीगल पोजीशन है डायरेक्टर्स की, जो हमारा कंपनीज एक्ट बताता है, कंपनीज एक्ट 2013 बता रहा है। ठीक है, इससे पहले भी जो एक्ट थे उनमें भी डायरेक्टर को यही सब पोजीशन दी गई थी, यही पोजीशन उनका वहीं वहाँ भी था, यहाँ भी है।
अभी हम देखने वाले हैं वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर का ऑफिस कब कब खाली होता है, ठीक है, और खाली होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या प्रोविज़न है उसके, वो सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोवाइडेड है इन सेक्शन 167। ठीक है, सेक्शन 167 में ये दिया हुआ है कि कोई भी डायरेक्टर, ठीक है, ऑफिस से कब कब निकाला जाता है या किस किस वजह से उसका ऑफिस खाली रहता है। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि इसको जानना इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना कि पूरा डायरेक्टर चैप्टर समझना, ठीक, एक तरफ, और इस टॉपिक को समझना एक तरफ। ठीक है, तो देखो कोई भी डायरेक्टर, एक तो पहली चीज़ तो ये समझिए, किसी भी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर इतनी ईजिली हटाया नहीं जा सकता, इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जब तक कि वो खुद से इन्वॉल्व ना हो गया हो उसमें पूरी तरह से और सबको पता ना चल गया हो उसकी गलती, ठीक है, तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर की जो पोजीशन होती है वो बहुत ही सख्त होती है और बहुत ही रिलायबल होती है, भरोसेमंद होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर का ऑफिस खाली कब कब होता है? द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट इन केसेस। ठीक है, कौन कौन से केसेस में डायरेक्टर का ऑफिस खाली माना जाता है? देखो, ही इंकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 164। ठीक है, कह रहा है कि अगर 164 में कोई डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है, ठीक है, कोई भी कमी बताई गई है, और अगर ये उस कमी को पूरा करता है, ठीक है, जो कमियां बताई गई हैं सेक्शन 164 में, वो कमियां अगर डायरेक्टर में पाई जाती हैं तो डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात कह रहा है, he absent himself from all the meetings of the board of directors held during a period of 12 months with or without seeking leave of absence of the board। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ कह रहा है कि अगर 164 में जो डिस्क्वालिफिकेशन, जो कमियां बताई गई हैं, ठीक है, कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशंस, एक तो क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं और अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा बताता है कि अगर 164 में अगर कोई बात बताई गई है और जो कमी है उस कमी को अगर आपके अंदर पाई जाती है, वो कमी अगर आपके अंदर पाई जाती है, ठीक है, वो डिस्क्वालिफिकेशन अगर आपके अंदर पाई जाती है तो आपको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस ऑफ डायरेक्टर से। ठीक है, डायरेक्टर के ऑफिस से हटा दिया जाएगा, यानी कि अब आप डायरेक्टर नहीं रहेंगे। दूसरी बात कह रहा है कि अगर वो जो डायरेक्टर है उसने क्या किया, 12 महीने तक किसी भी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, किसी भी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही बोर्ड से उसने लीव ऑफ एब्सेंस लिया है। पहली चीज़ तो किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि छुट्टी लेना है तो आप एम्प्लॉय हैं, तो मतलब आप ऑफिस से छुट्टी लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से छुट्टी मांगेंगे। छुट्टी भाई 12 महीने तक की तो कोई देगा नहीं आपको। तो वही बात कह रहा है, विद और विदाउट, चाहे छुट्टी के साथ या फिर बिना छुट्टी के, आप 12 महीने तक एब्सेंस हैं, बोर्ड मीटिंग को मतलब अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टर के पद से, डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा बात कर रहा है, ही एक्ट्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 184 करा कि अगर उसने कोई भी कंट्रावेंशन किया उसके एक्ट से, उसके कार्यों से, ठीक है, उसके कृत्यों से, सेक्शन 184 में जो बातें लिखी गई हैं, ठीक है, उनका वायलेशन हो रहा है, उनका कंट्रावेंशन हो रहा है। ठीक है, वो बातें अगर आपके किसी काम से उन बातों में खलल पड़ रही है, उन टॉपिक्स में खलल पड़ रही है, जैसे कि क्या क्या कहा गया 184 में, रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। कंट्रावेंशन मतलब होता है कि किसी चीज़ का वायलेशन करना, उल्लंघन करना। ठीक है, जो बताए गए हैं सेक्शन 184 में जो बातें, वो कॉन्ट्रैक्ट से और अरेंजमेंट से रिलेटेड बातें हैं। अगर उनमें आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, या जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप उस सेक्शन का
कंट्रावेंशन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी डायरेक्टर को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होने का कोई भी राइट नहीं है। वो कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनको जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, जितने भी अरेंजमेंट करने हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी करने हैं, ठीक है। पर्सनली कुछ भी नहीं करना है, पर्सनल खुद के लिए कुछ नहीं करना। करा ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184। और दूसरी बात करा कि अगर मान लीजिए वो इन्वॉल्व है 184 में और वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है, वो चाहे जानबूझकर या अनजाने में वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, किसी को बता नहीं रहा है कि भाई मैं इसमें मेरा स्वार्थ है, इसमें मेरा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो नहीं बता रहा है, तब भी उसको हटा दिया जाएगा वहाँ से। ही बिकम डिस्क्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और द ट्रिब्यूनल, मतलब वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो। फिर उसके बाद कह रहा है ही इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस, अगर वो डायरेक्टर किसी भी अपराध में कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, अभियुक्त है, ठीक है। देखो एक अक्यूज होता है, एक कन्विक्ट होता है। अक्यूज्ड मतलब जिसपे अपराध लगाया गया है, इल्जाम लगाया गया है। कन्विक्ट मतलब अपराधी, ठीक है, जिसके ऊपर अपराध साबित हो गया है, ठीक है। अक्यूज्ड और कन्विक्ट दो चीज़ होते हैं। अक्यूज्ड वो है जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है और कन्विक्ट वो है जिनको सज़ा सुनाई गई है, ठीक है। कन्विक्ट वो कन्विक्ट है जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया है, साबित हो गया है, ठीक है, वो गुनाह साबित हो गया है, वो इल्ज़ाम साबित हो गया है और वो अभी अपराधी है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर कोई भी डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर कन्विक्टेड है बाय द कोर्ट के द्वारा उसको सज़ा सुनाई गई है, ठीक है, वो अपराधी घोषित किया गया है, किसी भी अपराध में उसको अपराधी घोषित किया गया है, ठीक है, चाहे वो वेदर इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, चाहे वो सामाजिक जो समाज की भावनाओं का उल्लंघन किया हो या कोई और भी बात हुई हो, ठीक है, और उसको सेंटेंस किया गया है इम्प्रिजनमेंट के लिए, ठीक है, उसको जेल की सज़ा हुई है, नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम की सज़ा उसको अगर नहीं हुई है, 6 महीने से ज़्यादा या 6 महीने की सज़ा हुई है, ठीक है, तो उसको डायरेक्टर नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसको डायरेक्टर नहीं माना जाएगा और उसका ऑफिस खाली कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इस पर एक प्रोविज़न है कि क्या मतलब इस पर जब क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए कोई डायरेक्टर है और वो किसी अपराध में मतलब उसको ऊपर अक्यूज़ बनाया गया अभी, ठीक, लेकिन फिर अक्यूज़ के बाद उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और बाद में चल के अपराध साबित भी हो गया उसके ऊपर, कोर्ट ने उसको 6 महीने की सज़ा सुना दी और उसको ऑफिस से निकाल दिया गया, उसकी पोस्ट जो है, डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो खाली कर दी गई, वो ऑफिस खाली कर दिया गया। तो कहा गया कि क्या वो डायरेक्टर अगर, ठीक है, अगर कोई अपने बचाव में कोई अगर केस फाइल कर रहा है, ठीक है, पिटीशन फाइल कर रहा है कोर्ट के सामने, तो क्या वो उसका ऑफिस रहेगा या फिर खाली ही माना जाएगा, ठीक है। तो उस केस में कहा गया है कि भाई देखो अगर वो अपील भी करता है, ठीक है, कोर्ट के सामने अगर अपील भी करता है तब भी माना जाएगा कि उसकी कुर्सी खाली है, उसको हटा दिया गया है डायरेक्टर की पोस्ट से, ठीक है। और दूसरी बात कह रहा है ही इज़ रिमूव्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और जो इस एक्ट में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ आ रही हैं। इसके बाद अभी आगे और भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसी सेक्शन में, ठीक है, वो क्या है वो हम 1 बाय 1 समझते चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है उसमें अगर डायरेक्टर, जो भी हमने पढ़ा पहले अभी तक, जो अभी हमने जो कवर किया है वो सब सेक्शन 1 था 167 का। फिर अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, कहता है कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन है जो परफॉर्म कर रहा है एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और वो जानता है कि यह ऑफिस जो है डायरेक्टर की ऑफिस है, ठीक है, और ये ऑफिस खाली हो चुकी है किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जो स्पेसिफाइड है इन सबसेक्शन 1 में। अभी जो हमने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा था, जो कमियां पढ़ी थी हमने, ठीक है, सबसेक्शन 1 में, ठीक है, वो
164 की, 184 की, या फिर किसी ऑफेंस में अक्यूज हो गए, वो सारा चीज़ अगर उसमें कोई भी इन्वॉल्व है और अगर वो ऑफिस खाली कर दी गई, डायरेक्टर को हटा दिया गया, फिर भी कोई पर्सन एज अ डायरेक्टर वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है और वो जानता है कि ये हटा दिया गया है, तो उसको उसके लिए वो पनिशमेंट की सज़ा है। इसमें क्या पनिशमेंट है, उसको पनिश किया जाएगा। He shall be punishable with imprisonment for a term extend to 1 year, with fine minimum 1 लाख रुपीस एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपीस, या फिर दोनों। देखिए फिर से समझ लेते हैं एक बार। कह रहा इफ अ पर्सन फंक्शंस एज अ डायरेक्टर, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है, इवन when he knows that the office of director held by him has become vacant on account of any of the disqualification specified in subsection 1। वही बात कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति एज अ डायरेक्टर अगर कोई अपना काम कर रहा है, ये जानते हुए भी कि वो ऑफिस जो है खाली हो चुका है उसकी किसी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, ठीक है, तब वो पनिशबल है। वो अगर ऐसा कुछ करता है तो वो लायबल होगा पनिशमेंट के लिए। और क्या पनिशमेंट होगी, उसको जो सज़ा होगी, जेल होगी, वो 1 साल तक हो सकती है, या 1 साल से कम, या 1 साल तक हो सकती है, मैक्सिमम 1 साल है। और उसके बाद उसको जुर्माना देना होगा कम से कम 1 लाख रुपए, या फिर 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ आई। फिर कह रहा इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये सबसेक्शन 3 कह रहा है, इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वैकेट देयर ऑफिसेस ड्यू टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, द प्रमोटर और इन हिज absence the central government shall appoint the required number of directors who shall hold the office till the directors are appointed by the company in general meeting। वे कह रहा है कि मान लीजिए किसी कंपनी में सभी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए, किसी कंपनी में 10 डायरेक्टर थे, 10 के 10 डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है, तो वो सबको हटना पड़ेगा, सब अपना ऑफिस खाली करके चले गए, ठीक, हटा दिया गया। अब जो कंपनी का प्रमोटर है वो होल्ड करेगा, वो काम देखेगा, डायरेक्टर का सारा काम वो अकेले देखेगा। अगर वो भी नहीं है अगर वो भी एब्सेंट है तो उसके एब्सेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने डायरेक्टर की ज़रूरत है उतने डायरेक्टर अपॉइंट कर देगी। तब तक के लिए वही डायरेक्टर कंपनी का काम देखेंगे, जब तक कि कंपनी की जनरल मीटिंग में नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर लिया जाता, तब तक वही काम देखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा अ प्राइवेट कंपनी मे बाई इट्स आर्टिकल्स प्रोवाइड एनी अदर ग्राउंड फॉर द वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इन एडिशन टू दोज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। कह रहा है कि अगर देखो ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ा वो पब्लिक कंपनी के केस में थी। अब कह रहा है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, उसने अगर अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई लाइन लिख दी है, कोई क्लॉज इंसर्ट कर दिया है, कोई बात डाल दी है कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो हम आपको डिस्क्वालीफाई मानेंगे, ठीक है, तो अगर वो उसमें इंसर्ट किया है तो उसको भी हमने अभी जो पीछे सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 167 के सबसेक्शन 1 में जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा हमने 7-8 उसमें उस ग्राउंड को भी जोड़ करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया कि क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, क्या क्या करेगा गलती वो, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो गया है, उसके बावजूद ऑफिस में बैठ करके एज ए डायरेक्टर काम कर रहा है, अपने काम को अंजाम दे रहा है, ठीक है, तो उसको सज़ा है, उसके लिए सज़ा है। क्या सज़ा है, कम से कम उसको 1 लाख रुपए जुर्माना और जो बढ़ा करके 5 लाख तक किया जा सकता है, या फिर उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, और अगला जो हमारा सबसेक्शन 3 है वो क्या कहता है, सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं कंपनी में, कोई ऐसे सिचुएशन आ गई है कि सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए और तो सभी को हटा दिया गया। अब जब सभी हटा दिया गया तो कंपनी का जो प्रमोटर है, जिसने कंपनी को बनाया था, ठीक है, फॉर्म किया है, वो कंपनी की देखभाल करेगा, वो सब कुछ मेंटेन करेगा। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो उसकी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी। जितने डायरेक्टर की ज़रूरत होगी कंपनी में उतने डायरेक्टर वो अपॉइंट करेगी, और वो कब तक काम करेंगे वहाँ पे, जब तक कि नए डायरेक्टर्स कंपनी की जनरल मीटिंग से अपॉइंट होकर नहीं आ जाते, तब तक कि वो काम देखेंगे वहाँ पे।
फिर हमारा सब सेक्शन 4 क्या कहता है? सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, उसने अगर अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई ग्राउंड इंसर्ट कर दिया है, कोई ग्राउंड इंसर्ट कर दिया है कि भाई ये ग्राउंड है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपको डिस्क्वालीफाई मानेंगे, अगर आपने ये किया तो फिर हम आपको डिस्क्वालीफाई मानेंगे। ठीक है, एक्ट या ओमिशन दोनों हो सकता है, किसी चीज़ को करने से रोक रही है कंपनी कि ये मत करना, या फिर किसी चीज़ को करने के लिए कह रही आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। ठीक है, दोनों केस में डिस्क्वालीफाई कंपनी अगर मानती है, कोई भी कुछ भी अगर उसने ग्राउंड इंसर्ट कर दिया है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो उसको भी हम सेक्शन 167 के सब सेक्शन 1 के साथ मिलाकर ही पढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।